जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी मैदानी भाग। आज हम पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान जीके जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। खास करके रीट में बहुत ज़्यादा भाग राजस्थान जीके से आएगा, तो हमें हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने भूगोल शुरू किया हुआ है, तो भूगोल में हम पश्चिमी राजस्थान पढ़ रहे हैं। इनको राजस्थान को जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी राजस्थान, उसके बाद हमने पढ़ा अरावली प्रदेश, अब हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। मैदानी भाग की उत्पत्ति किस काल में प्रारंभ हुई? यह हमें सभी का ध्यान रखना है कि किस भाग की उत्पत्ति कौन से काल में हुई। तो मैदानी भाग की उत्पत्ति हुई थी प्लिस्टोसीन काल के प्रारंभ में। प्लिस्टोसीन काल, जिसे नूतन महाकाल भी कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किस प्रकार हुआ? पूर्वी मैदानी भागों का निर्माण हुआ आरंभ में गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी या जलोढ़ों के जमाव से इन मैदानी भागों का निर्माण हुआ। यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी आई और जो मिट्टी जमा हो गई, वह एक उपजाऊ क्षेत्र बन गया, ताकि वहाँ खेती कर सके और लोग वहीं खेती के साथ साथ वहीं निवास करने लगे और वहाँ बहुत अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं। हम आगे प्रश्न में देखेंगे, पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वही सबसे अधिक उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा निवास करती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अब हमें पता होना चाहिए कि जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों में है। जो मैदानी क्षेत्र में है, कौन कौन से जिले हैं? अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। पूर्वी मैदानी क्षेत्र राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है? कितने प्रतिशत भाग पर है? यह है 23% भाग पर। राजस्थान का 23% भाग पूर्वी मैदानी भाग है और यहाँ पर राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उसका 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। कहीं कहीं 40 भी दिया हुआ होगा, तो आप ऑप्शन में देख लें। अगर 40 आता है, 39 नहीं आता है, तो हमें आंसर 40 सही करना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? जनघनत्व भी यहीं पर ज़्यादा है, पूर्वी मैदानी भाग। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई गई है और नदियों द्वारा जो ये मैदानी भाग बने हैं वही सब सर्वाधिक उपजाऊ है। तो जो मृदा है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा के कारण ही ये क्षेत्र उपजाऊ है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बाणगंगा का मैदान, जिसे बनास बेसिन का मैदान भी कहा जाता है, चंबल बेसिन का मैदान या चंबल बेसिन, माही बेसिन, इस प्रकार से नदियों के अनुसार यहाँ इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है और एक बड़े क्षेत्र में यहाँ मैदान है और काफ़ी जनसंख्या निवास करती है इन नदियों के आसपास। बनास बेसिन का ढाल किस ओर है? बनास बेसिन का ढाल है दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर है। बनास बेसिन में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बनास बेसिन में भूरी मृदा पाई जाती है। सभी जगह औसतन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बनास बेसिन में भूरी मृदा पाई जाती है। यह पीली व लाल मिट्टी से बनी मिश्रित मिट्टी है, जिसे भूरी मृदा कहते हैं, और इसका जो क्षेत्र है अजमेर के आसपास है। अजमेर के आसपास भूरी मृदा अधिक पाई जाती है। पीड़ मांट का मैदान किसे कहा जाता है? बनास एवं उसकी सहायक नदियों के पश्चिमी सिंचित प्रदेश का उच्च भाग टीले नुमा है, जिसके कारण इसे पीड़ मांट का मैदान कहा जाता है। जो बनास और उसकी सहायक नदियां हैं उनके पश्चिमी सिंचित प्रदेश का, जहाँ पश्चिम की ओर इन नदियों के द्वारा सिंचाई होती है, वहाँ का भूभाग उच्च है,
ऊंचा है, टीलेनुमा है। इस तरह से ये नदियां है और ये जो भाग है वो टीलेनुमा है। तो ये जो टीलेनुमा भाग है यही पीडमांट का मैदान कहलाता है। खेराड़ प्रदेश या मालखेराड़ किसे कहते हैं? तो खेराड़ प्रदेश या मालखेराड़ कहते हैं जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा बनाए गए मैदान को खेराड़ या मालखेराड़ कहते हैं। तो खेराड़ व मालखेराड़ किसे कहते हैं? टोंक के मध्य, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा बनाया गया मैदान। विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किससे होता है? विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी के द्वारा होता है। उत्कलाकृति क्या है? उत्कलाकृति है ये चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है। तो पानी की आवक अधिक होने पर, चंबल के आसपास ज़्यादा मिलती है ये आकृति, पानी की आवक अधिक होने पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ऊबड़ खाबड़ आकृति बन जाती है। पानी का बहाव तेज होता है तो नदियाँ मिट्टी को भी बहा ले जाती है, और जब पानी का बहाव किसी जगह कम हो जाता है तो वहाँ मिट्टियाँ धीरे धीरे जमने लगती है। तो इस प्रकार से जो ऊबड़ खाबड़ आकृति बनती है उसे उत्खला आकृति कहते हैं, और उसी को कंदरायुक्त आकृति भी कहती है, क्योंकि इस प्रकार के बहाव से मिट्टी के द्वारा जो आकृति बनती है वो कंदरा यानी गुफा की तरह भी बन जाती है, इसलिए इन्हें कंदरायुक्त आकृति भी कहते हैं। बीहड़ किसे कहते हैं? बीहड़ कहते हैं चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरायुक्त क्षेत्र बीहड़ कहलाते हैं। यानी जो आकृति बनती है गुफाओं की तरह, और इस प्रकार की जो आकृति है चंबल के आसपास बहुत अधिक बनती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इस वजह से मिट्टी की वजह से जो मिट्टी जम जाती है वहाँ बहुत घनी संख्या में कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा वनस्पति हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी घासें और बड़ी बड़ी गुफाएं वहाँ देखने को मिलती है, बहुत बड़ा जंगल का एरिया हो जाता है। तो इसी को ही बीहड़ कहते हैं, और यहाँ पे डाकू वगैरह आराम से छुप जाते हैं, इसीलिए यहाँ कहा भी जाता है जंगल के जो ये चंबल नदी है इसके बीहड़ में डाकुओं का निवास रहता है। राजस्थान में बीहड़ का विस्तार किन किन जिलों में है? तो राजस्थान में बीहड़ का विस्तार धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में लगभग 28 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक है। डांग या खादर में क्या अंतर है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि डांग क्या है और खादर क्या है, तो इसमें अंतर भी हमें समझ में आ जाएगा। बीहड़ के उबड़ खाबड़ क्षेत्र में उच्च भूमि को, जो जंगल है वहाँ जो आकृतियाँ बनती है उन आकृतियों में जो उच्च भूमि होती है वह तो कहलाती है डांग, तथा निम्न भूमि जहाँ गड्ढे हो जाते हैं, और ये गड्ढे कितने गहरे होते हैं? 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे युक्त भूमि को खादर कहते हैं। खादर से खड्डे याद रख लो, और ये जो डांग है जिसे हम कह सकते हैं देसी भाषा में डूंगर कहते हैं, तो यूँ मान लो जो ऊंचाई वाले भाग है वो डांग कहलाता है, और जो गड्ढे युक्त खड्डे युक्त भाग है वो खादर कहलाता है। इस तरह से थोड़ा सा लिंक करेंगे तो याद रह जाएगा। बीहड़ की रानी कौन सा जिला कहलाता है? तो बीहड़ की रानी कहलाता है करौली जिला। करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। करौली जिले में भी बहुत अधिक बीहड़ है। चंबल बेसिन में स्थित डांग प्रदेश के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने व आर्थिक सामाजिक विकास के उद्देश्य हेतु चलाए गए कार्यक्रम कौन कौन से हैं? चंबल बेसिन में जो यहाँ लोग निवास करते हैं उनमें सुधार हेतु जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, एक तो है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1989 में 8 जिलों में चलाया गया था चंबल के किनारे, और दूसरा है डांग कार्यक्रम 2004 में चलाया गया था। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कौन से जिले में होता है? तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है धौलपुर में। माही बेसिन या माही मैदान को 56 का मैदान क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, तो आप इन प्रश्नों को याद करें, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है।
प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों या नदी नालों का समूह। संख्या की वजह से ही यहाँ 56 का मैदान कहा जाता है। 56 ग्रामों या नदी नालों का समूह होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। किसे? माही के मैदान को। सिंह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये प्रश्न थोड़ा सा इसे डिलीट कर लीजिए, अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? माही, जाखम व सोम नदी के संगम पर, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो बेणेश्वर मेला कौन कौन सी नदियों के संगम पर लगता है? माही, जाखम व सोम नदी का जहाँ संगम होता है वहाँ एक खंडित शिवलिंग है, उसकी पूजा की जाती है और हर साल मेला लगता है। प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश किसे कहा जाता था? देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश माही बेसिन को ही कहा जाता था, यह हमें याद रखना है। पुष्प प्रदेश में सम्मिलित कौन कौन से क्षेत्र हैं? कौन कौन से क्षेत्र हैं? 56 का मैदान, कांठल का मैदान और वागड़ का मैदान। तो इस वीडियो के ये प्रश्न थे। इनमें कई प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परंतु कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इसी प्रकार से हम रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे और आपको एग्ज़ाम से पहले राजस्थान जीके के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी।